नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो केवल एक परिवार की नहीं बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहते एक गहरे छिपे हुए रहस्य की यात्रा है। यह कहानी है रिश्तों की परतों के बीच छिपे एक दर्द की, तस्वीरों की हंसी में कैद एक टूटे हुए पल की और एक ऐसे लाल लिफाफे की जो बरसों से बंद अलमारी में अपनी सिसकियां छुपाए बैठा है। तो चलिए साथियों, आइए प्रवेश करें उस कहानी में जहां एक पुरानी डायरी, एक यात्रा की योजना और एक अनजानी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। रात का सन्नाटा कमरे में जैसे ठहर सा गया था। दीवारों पर फैली हल्की रोशनी और घड़ी की टिक टिक के बीच गीता जी और सुरेश जी अपने कमरे में बिस्तर के पास बैठे थे। दोनों के हाथों में एक पुरानी एल्बम थी जिसके पन्ने पलटते हुए वे अपने अतीत की गलियों में खो गए थे। हर तस्वीर एक बीते समय की कहानी कह रही थी, कभी हंसी, कभी कुछ खोया हुआ। तभी सुरेश जी ने अचानक एक फोटो की तरफ इशारा किया। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और उन्होंने कहा, अरे देखो, यह वही है जब हम पहली बार शिमला गए थे। तुम्हारे बालों में वह गुलाब का फूल और तुम्हारा वह मासूम सा चेहरा जब तुम बर्फ में फिसल गई थी। गीता जी ने उस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखा। उनकी उंगलियां उस तस्वीर पर ठहर गईं और उनकी आंखों में गहराई उतर आई। धीरे से बोली, हां, और उस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूं। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। उन अश्रुओं में केवल स्मृति नहीं थी, कोई गहरा दर्द भी था। सुरेश जी ने जब उनकी आंखों में नमी देखी तो उनका चेहरा भी गंभीर हो गया। उन्होंने गीता जी का हाथ थाम लिया और स्नेह से बोले, अरे तुम फिर रोने लगी? कितनी बार कहा है यूं मत रोया करो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता गीतू। गीता जी ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन उनका चेहरा अब भी भावनाओं से भरा था। उन्होंने एल्बम को बंद किया और अलमारी में रख दिया, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से जाग उठा हो। दरवाजे की ओर एक नजर डाली, फिर वापस बिस्तर की ओर लौटते हुए धीमे स्वर में बुदबुदाई, काश कुछ सच ऐसे ही तस्वीरों तक ही सीमित रहे। और फिर कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई, एक ऐसी चुप्पी जिसमें सिर्फ अतीत की आवाजें थीं और दो दिलों में दबे कुछ अनकहे राज। अगले दिन सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में झांक रही थी। रसोई से चाय और पोहे की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी, लेकिन गीता जी की आंखों में अब भी बीती रात की थकावट झलक रही थी। उसी समय उनका बेटा आलोक टेबल पर बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग पिताजी, मैं सोच रहा हूं इस बार हम सब कहां घूमने चलें। बहुत दिन हो गए, आप दोनों भी कहीं नहीं गए। टेबल पर एक पल के लिए खामोशी छा गई। सुरेश जी की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पर टिक गई, जिसमें वे दोनों किसी पहाड़ी जगह पर मुस्कुरा रहे थे। गीता जी ने धीरे से चम्मच प्लेट में रख दी और फिर सुरेश जी की आंखों से आंखें मिली। तभी सुरेश जी ने धीमे स्वर में आलोक से पूछा, कहीं भी जैसे कुछ सोच रखा हो? आलोक मुस्कुराते हुए बोला, हां पिताजी, जहां आप लोग चाहें बस सब साथ में हो, यही काफी है। रचना भी मुस्कुरा दी और बोली, मां जी, वैसे भी आप कहती थी ना कि हम सब साथ में कहीं जाएं तो कितना अच्छा होगा। अब समय है आपका थोड़ा घूमने फिरने का। इतने साल घर परिवार में ही बिताए हैं आपने। गीता जी ने हल्की मुस्कान दी, पर उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई अनकहा डर अब भी उनके भीतर मौजूद हो। रचना ने वह भाव पहली बार देखा। चेहरे पर तो मुस्कान थी, लेकिन आंखें जैसे किसी पुरानी कैद में जकड़ी हों। गीता जी ने धीरे से सुरेश जी की ओर देखा। दोनों के बीच बिना शब्दों के एक खामोश संवाद हुआ, जिसमें वर्षों की बातें समा गईं। फिर उन्होंने आलोक की तरफ देखा। उसकी आंखों में बच्चों जैसी चमक थी, जैसे वह मां बाप को कोई खुशी भरा तोहफा देना चाहता हो। थोड़ी ही देर बाद गीता जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो हम चलेंगे। आलोक उछलते हुए बोला, सच मां? वाह, अब तो मजा आ जाएगा। फिर वह रचना की ओर मुड़ा और बोला, रचना, तुम बस चलने की तैयारी करो, इस बार पूरा परिवार साथ में घूमने चलेगा। रचना मुस्कुराई और बोली, मैं तो पहले से तैयार हूं, लेकिन मां पिताजी साथ में चल रहे हैं, यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
कमरे में कुछ देर के लिए हंसी और गर्मजोशी का माहौल बन गया, लेकिन सुरेश जी की आंखें अब भी किसी सोच में डूबी थीं और गीता जी की मुस्कान के पीछे जैसे कोई पुराना डर अब भी चुपचाप सांसें ले रहा था। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था शिमला में? क्यों हर बार उस जगह का नाम सुनते ही गीता जी की आंखें भर आती हैं? क्या इस यात्रा से अतीत के कुछ बंद दरवाजे खुलेंगे? क्या वे अनकहे राज अब सामने आएंगे? दोपहर का वक्त था। घर में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवाएं भी मानो धीमे चल रही थीं। सुरेश जी घर पर नहीं थे। रचना रसोई का काम निपटाकर जैसे ही बाहर निकली, उसकी नजर गीता जी के कमरे की ओर गई। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर झांकने पर उसने देखा कि गीता जी कुछ कागजों में झुकी हुई थीं। उनके हाथ में एक पुरानी सी डायरी थी। उसे वे बहुत संभाल कर देख रही थीं, जैसे उसमें कोई अनमोल चीज छुपी हो, कोई ऐसा टुकड़ा अतीत का जिसे उन्होंने दिल के बहुत भीतर छिपा कर रखा हो। गीता जी उस डायरी के पन्ने पलट रही थीं। अचानक उन्होंने बीच से एक पुराना लाल रंग का लिफाफा निकाला और उसे खोलने ही वाली थीं कि तभी दरवाजे की हल्की सी चरमराहट हुई। चौंक कर उन्होंने सिर उठाया और सामने रचना को खड़ा देखा। घबराहट में उनके हाथ से लिफाफा नीचे गिर गया। रचना मुस्कुराते हुए बोली, मां जी, आप क्या ढूंढ रही हैं? गीता जी थोड़ा घबरा गईं। उन्होंने फुर्ती से वह लिफाफा उठाया, डायरी में दबाया और उसे अलमारी में रख दिया। फिर अपनी आवाज को सामान्य बनाते हुए बोली, नहीं बहू, कुछ नहीं, बस पुरानी रसीदें थीं। देख रही थी कि फेंकनी है या नहीं। रचना ने हल्की संदेह भरी नजर से उनकी ओर देखा। अच्छा, कौन सी रसीदें मां जी? गीता जी ने मुस्कुराहट ओढ़ते हुए बात घुमा दी। अरे कुछ नहीं बहू, बहुत पुरानी है। अब इनका क्या करना? तू ऐसा कर, छत से कपड़े उतार ला, अब तक सूख गए होंगे और वैसे भी बारिश आने वाली है। रचना मुस्कुरा दी और छत की ओर बढ़ गई, लेकिन उसके मन में अब सवाल उठने लगे थे। मां जी कुछ छुपा रही थीं, लेकिन क्या? और वह लाल लिफाफा, उसमें आखिर क्या हो सकता है? कमरे में सब कुछ सामान्य था, सिवाय उस अलमारी के, जहां एक ऐसा सच छुपा था जो सब कुछ बदल सकता था। शाम के 7 बजे का वक्त था। घर में हल्की हलचल शुरू हो चुकी थी। रचना अपने कमरे से निकलकर गीता जी के कमरे में आई। वे अगले हफ्ते की पारिवारिक यात्रा की तैयारी कर रही थीं। उसी सिलसिले में वह उनकी पसंद की शॉल निकालने के लिए अलमारी के ऊपरी खाने की ओर हाथ बढ़ा ही रही थी कि अचानक एक पुराना एल्बम नीचे गिर पड़ा। उसके साथ ही नीचे गिरी वही पुरानी डायरी जो रचना ने दोपहर में गीता जी के हाथ में देखी थी। रचना ने दोनों चीजें उठाईं। पहले एल्बम को एक ओर रखा और फिर डायरी को ध्यान से देखा। वह कुछ पल सोचती रही और फिर धीमे धीमे उसके पन्ने पलटने लगी। तभी एक मुड़ा तुड़ा लाल रंग का लिफाफा डायरी के अंदर से सरक कर गिरा। उस पर लिखा था, शिमला 1987, सिर्फ हमारे बीच का एक राज। रचना की सांसें हल्की सी थम गईं। उसने चारों ओर देखा। कमरा खाली था। उसके हाथ कांपने लगे। वह लिफाफा उठाने ही जा रही थी कि तभी गीता जी की आवाज आई, रचना बहू, जरा जल्दी आओ। रचना चौंक गई। उसने तुरंत लिफाफे को वापस डायरी में रखा, डायरी को बंद किया और अलमारी में उसी सलीके से रख दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके भीतर अब एक तूफान उठ चुका था। शिमला 1987, सिर्फ हमारे बीच का एक राज। ये शब्द अब रचना के दिल और दिमाग में गूंजने लगे थे। एक रहस्य जो वर्षों से छुपा था और अब उसके बेहद करीब था। रचना जैसे ही रसोई में पहुंची, गीता जी पहले से वहां मौजूद थीं। उनके चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, बहू जरा देख तो कैसा बना है शाही पनीर, और हां, हलवा तो खास तेरे लिए बनाया है। रचना अब भी उस लिफाफे में खोई हुई थी। उसके सामने खड़ी थी उसकी सास, जिनकी आंखों में ममता तो थी, लेकिन अब वह ममता किसी गहरे रहस्य की परछाई में छिपी सी लग रही थी। और रचना के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर शिमला 1987 में ऐसा क्या हुआ था जिसे गीता जी इतने वर्षों से छुपाए बैठी थीं। गीता जी ने फिर से कहा, देख तो बेटा कैसा बना है। रचना मुस्कुराते हुए कढ़ाई की ओर बढ़ी। एक चम्मच में हल्का सा शाही पनीर चखा और फिर चुटकी बजाकर बोली, मां जी,
यह तो एकदम रेस्टोरेंट वाला स्वाद है। आपके हाथों में सच में जादू है। गीता जी हंस दी, फिर हलवा की कटोरी की ओर इशारा करते हुए बोली, अच्छा अच्छा, अब ज्यादा तारीफ मत कर और यह हलवा भी देख कितना बढ़िया बना है। रचना ने जैसे ही हलवे की खुशबू सूंघी, आंखें बंद करके बोली, मां जी कमाल है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। गीता जी पल भर को शांत हो गई, फिर हल्के से बोली, चलो अच्छा है, अब तू यह सब सीख भी ले। क्या पता कल को मैं ना रहूं तो तुझे ही सब बनाना पड़े। रचना एकदम रुक गई। उसने झट से हाथ बढ़ाया और गीता जी के होठों पर रख दिया और बोली, मां जी ऐसी बातें मत करिए, भूल कर भी नहीं। आप, पिताजी, आलोक और मैं हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। आपके बिना तो यह घर ही अधूरा है। गीता जी रचना को देखती रही। उसकी आंखों में सच्चा अपनापन था, पर उनकी अपनी आंखों में कुछ और भी था, वह डर जो उन्हें रात को सोने नहीं देता था। इतना सच्चा प्यार है इस घर में, पर जब वह दिन आएगा जब सच सामने आएगा, क्या यह प्यार ऐसा ही रहेगा? गीता जी मन ही मन खो गई थी। तभी रचना ने टोका, मां जी कहां खो गई आप? गीता जी ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया, कुछ नहीं बहू, बस आलोक का चेहरा याद आ गया, अब आने ही वाला होगा, चल टेबल पर सब सजा दे। तू जानती है ना, उसे भूख बहुत तेज लगती है। रचना हंस पड़ी, हां मां जी, और आज का खाना देखकर तो और भी। वे दोनों बातें कर ही रही थीं कि तभी सुरेश जी की आवाज गूंजी, अरे सुनती हो, आलोक की मां कहां हो? गीता जी ने मुस्कुराते हुए पल्लू संभाला और बोली, लो तुम्हारे ससुर जी भी आ गए, चल बहू खाना टेबल पर लगा देते हैं। रात का खाना तैयार था। टेबल पर शाही पनीर, गरम रोटियां, सलाद और मूंग दाल का हलवा सज चुका था। घर में हंसी की गूंज थी। गीता जी, रचना और सुरेश जी बैठे ही थे कि आलोक भी ऑफिस से लौट आया। फ्रेश होकर वह जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास आया, बोला, वाह मां, घर के खाने की खुशबू तो आज गली से ही आ रही थी। गीता जी मुस्कुराई और बोली, तेरी पसंद का ही बनाया है, अब ज्यादा तारीफ मत करना। आलोक ने बैठते ही प्लेट में हलवा लिया और फिर अचानक बोला, एक खुशखबरी है। सबने उसे देखा। रचना ने उत्सुकता से पूछा, क्या? आलोक मुस्कुराते हुए बोला, मैंने गाड़ी बुक कर ली है, हम कल सुबह शिमला जा रहे हैं। आलोक की बात सुन क्षण भर को जैसे समय थम गया हो। गीता जी के हाथ में रोटियां थीं, लेकिन वह वहीं ठिठक गई। सुरेश जी पानी का गिलास थामे हुए थे, लेकिन गिलास हाथ से गिरते गिरते बच गया। शिमला, यह शब्द जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर वापस लौट रहा था। गीता जी ने नजरें झुकाई, फिर थोड़ा खुद को संभालते हुए बोली, बेटा शिमला ही क्यों, और भी तो जगहें हैं, मसूरी, नैनीताल, वहां भी तो चल सकते हैं। आलोक कुछ कहने ही वाला था कि सुरेश जी बीच में बोले, अरे गीतू, अगर बेटे का मन है तो ठीक है ना, कहीं भी चले, साथ हैं तो सब अच्छा लगेगा। गीता जी ने सुरेश जी और बेटे को देखा, फिर हौले से मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। टेबल पर गर्म रोटियों की खुशबू थी, हलवे की मिठास थी, लेकिन गीता जी के दिल में शिमला का एक वो अधूरा लम्हा फिर से जिंदा हो उठा था जो कभी मरा ही नहीं था। रात गहरा चुकी थी। घर के बाकी सब लोग गहरी नींद में थे, पर एक कमरे की खिड़की से अब भी हल्की रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। गीता जी बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थीं, तकिए पर सिर टिकाए, लेकिन आंखें खुली हुई थीं। सुरेश जी ने बिस्तर के एक कोने से करवट बदलते हुए पूछा, तुम अब तक जाग रही हो? गीता जी धीमे स्वर में बोली, जब दिल के अंदर कुछ ऐसा हो जिसे बरसों से दबाया हो तो आंखों से नींद दूर ही रहती है। सुरेश जी कुछ पल चुप रहे, फिर हल्की सांस लेते हुए बोले, मैं जानता हूं तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन अगर हम दुखी रहेंगे तो आलोक को शक हो जाएगा। गीता जी ने धीरे से कहा, रचना ने आज देख लिया मुझे, वो लिफाफा मेरे हाथ में था, मैंने जल्दी से छुपा तो लिया, लेकिन उसकी नजरों में सवाल साफ थे। फिर गीता जी ने अपने पति की तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब यह सब रोकना मुश्किल होता जा रहा है, सच को कितना और छुपाएंगे। गीता जी की आवाज कांप रही थी, और जब आलोक सच को जान जाएगा तो क्या वह सोचेगा नहीं कि हमने उसे एक झूठ के सहारे बड़ा किया। सुरेश जी ने उसका हाथ थाम लिया, हमने कोई झूठ नहीं बोला गीतू, हमने उसे प्यार दिया है, ममता दी है,
और उससे बढ़कर कोई सच नहीं होता। कमरे में कुछ पल को खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की टिक टिक चल रही थी, जैसे बीते सालों की गिनती कर रही हो। गीता जी की आंखों से एक आंसू बहकर गाल पर आ गया। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या अब वो वक्त आ गया है जब हम उसे सब सच सच बता दें? सुरेश जी ने गहरी सांस ली। नहीं गीतू, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया। कमरे में सन्नाटा गहरा गया। सुरेश जी की आंखें भी डबडबा गईं। वो बड़ी मुश्किल से बोले, क्योंकि जिस दिन यह सच बाहर आएगा उस दिन हमारा बेटा शायद हमें गलत समझे या फिर हमेशा के लिए ही हमसे दूर ना हो जाए। लेकिन मुझे डर लग रहा है फिर शिमला की उन वादियों में कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और अगर फिर से कोई मेरा अपना दूर हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सुरेश जी ने अपनी पत्नी की आंखों से आंसू पोंछे, फिर बड़े प्यार से बोले, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। घर में हलचल थी। कभी बैग खुल रहे थे, कभी कपड़े तय किए जा रहे थे, तो कभी कैमरे की बैटरी चेक हो रही थी। रचना बालों में क्लचर लगाकर पैकिंग लिस्ट चेक करते हुए बोली, आलोक, स्वेटर रख लिए ना, वहां बर्फ पड़ रही है इन दिनों। आलोक ने हंसते हुए कहा, हां हां मैडम, स्वेटर, जैकेट, टोपी सब लिस्ट में है, इस बार कोई चीज छूटने नहीं वाली। रचना मुस्कुराकर बोली, वैसे आलोक, एक बात कहूं, मां जी कल रात से कुछ ठीक नहीं लग रही, जैसे उनके मन के अंदर कुछ छुपा है जो वह बताना चाहती हैं, लेकिन हमें बता नहीं सकती। उसकी बात सुन, आलोक बोला, रचना, तुम्हारा दिमाग सिर्फ कहानी बनाया करता है। तुम YouTube पर कहानी क्यों नहीं सुनाती? अच्छी अच्छी कहानी बना लोगी। अपने पति की बात सुन, रचना बोली, तुम्हें मेरी बात मजाक लगती है? चलो छोड़ो। आलोक ने फिर से उसको छेड़ते हुए कहा, अच्छा बाबा, तुम्हारी मैं जीता, अब तो खुश। फिर दोबारा बोला, देखो मामा, मां कितनी तैयारी कर रही हैं, और ये देखो ना, वो अपने ऊनी शॉल तक निकाल लाई हैं। उधर किचन में गर्मी थी। गीता जी सुबह से उठकर सबका पसंदीदा खाना पैक करने में लगी थीं। आलू के पराठे, अचार और टिफिन में बर्फी। सुरेश जी अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर मन कहीं और था। हर पल उनकी नजर गीता जी पर जा रही थी। गीता जी ने कुछ नहीं कहा। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखें जैसे किसी पुराने मोड़ से गुजर रही हों। तभी रचना भागते हुए आई, मां जी, देखिए मेरी जर्सी मिल गई, आपने ही रखी थी ना अलमारी में। गीता जी ने मुस्कुराकर कहा, हां बहू। फिर धीमे से पूछा, तू खुश है ना इस ट्रिप को लेकर? रचना आंखों में चमक लिए बोली, मां जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। हम सब पहली बार कहीं साथ जा रहे हैं, वह भी शिमला। गीता जी ने गहरी सांस ली, फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, हां बहू। पहली बार सुबह की रोशनी में जहां सब कुछ चमक रहा था, वहीं कुछ पुरानी परछाइयां धीरे धीरे लौटने लगी थीं। क्योंकि शिमला अब बस एक सफर नहीं था, वो अधूरा अतीत फिर से दस्तक देने जा रहा था। घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी। दिल्ली के पश्चिम पुरी की सुबह की धूप हल्की गर्म थी, लेकिन हवा में कुछ चहल पहल सी थी, जैसे कोई खास दिन हो। ड्राइवर ने हॉर्न दिया। आलोक जल्दी से बाहर निकला, पसीना पोंछते हुए सामान डिक्की में रखने लगा। रचना जल्दी करो, ड्राइवर कह रहा है ट्रैफिक बढ़ने लगेगा अब। अंदर से रचना की आवाज आई, हां, बस टिफिन बंद कर रही हूं, आप फ्रूट्स रख लो बैग में, और वह दवाइयां भी रखना मत भूलना मां पिताजी की। गीता जी बालकनी से नीचे झांकते हुए बोली, सुनो, जरा स्वेटर रख लेना, वहां की सर्दी यहां की गर्मी से बहुत अलग है। सुरेश जी हंसते हुए बोले, हां, और तुम अपनी सफेद शॉल लेना मत भूलना, जो हमेशा आखिरी वक्त पर छूट जाती है। आलोक मुस्कुराया, सब रख लिया है पिताजी, अब बस चलिए सब लोग। शिमला की वादियां इंतजार कर रही हैं। गीता जी दरवाजे के पास खड़ी थीं। उनकी आंखें घर के हर कोने को जैसे चुपचाप अलविदा कह रही थीं। उन्होंने मंदिर की ओर देखा, फिर धीरे से हाथ जोड़े और बुदबुदाई, जो हो सब ठीक हो, बस यह सफर बिना तूफान के गुजर जाए। सुरेश जी पास आकर बोले, चलिए सब बाहर हैं, देर हो रही है। गीता जी ने एक बार चौखट को छुआ, फिर खुद को संभालती हुई बोली, चलो। रचना मुस्कुराती हुई पीछे मुड़ी। मां जी, आप और पिताजी की सामने वाली सीट है, वहां से नजारे अच्छे दिखेंगे। गीता जी ने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ अधूरा सा था।
शायद कोई बोझ या फिर वह पुराना डर जो अब फिर से सांस लेने लगा था। आलोक ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ चुका था। गाड़ी स्टार्ट हुई। आलोक ने मुड़कर ड्राइवर से कहा, पाजी, गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना, मेरे मां पिताजी को झटकों से दिक्कत हो जाती है। ड्राइवर ने शीशे में देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हां जी, सर जी, आप चिंता मत करो। गाड़ी धीरे धीरे मुख्य सड़क की ओर बढ़ने लगी और पीछे रह गया वह घर जिसकी दीवारों ने बरसों तक एक राज को अपने अंदर कैद रखा था। अब वही राज वापस लौट रहा था अपनी जमीन पर, शिमला की उन पत्थरीली ठंडी वादियों की ओर, जहां एक मां का आंचल और एक बेटे की पहचान दोनों कहीं बर्फ में दबे पड़े थे। सड़क पर गाड़ी सरसराती हुई आगे बढ़ रही थी। दिल्ली की गर्म सुबह धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और कार का एसी भी अब ठंडी हवा देने लगा था। आलोक ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा था। कभी मोबाइल देखता, कभी बाहर नजरें दौड़ाता। पीछे की सीट पर सुरेश जी खिड़की से बाहर देख रहे थे। खेत, बिजली के खंभे, गांवों की टिन की छतें और कहीं कहीं दौड़ती ट्रेन की पटरी, जैसे किसी भूली बिसरी याद को छू रही हो। रचना बीच की सीट पर थी। एक हाथ में जूस की बोतल थी और दूसरे हाथ से वह बार बार गीता जी को कुछ खाने के लिए पूछ रही थी। मां जी, ये बिस्किट लीजिए, आपके पसंद के हैं। नहीं बहू, अभी मन नहीं है, तू खा ले। रचना ने जिद नहीं की। उसने देखा कि गीता जी की आंखें खिड़की से बाहर कहीं अटकी हैं। पहाड़ अभी दूर थे, पर उनका साया जैसे गीता जी के भीतर उतरने लगा था। गाड़ी किसी ढाबे के पास रुकी तो सबने चाय पी। ड्राइवर बोला, आगे थोड़ा ऊंचा रास्ता शुरू होगा, सब लोग बेल्ट बांध लीजिए। आलोक ने मां पिताजी की बेल्ट खुद बांधी। मां, देखो, जैसे ही पहाड़ शुरू होंगे ना, ठंडी हवा अंदर आएगी, बिल्कुल जैसे फिल्मों में आता है। वो उत्साहित था बच्चे की तरह। गीता जी हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उनकी नजरें अब धूप के पीछे भागते बादलों पर थीं। जैसे जैसे गाड़ी पहाड़ों की ओर मुड़ी, मोड़ बढ़ते गए। रास्ता अब सीधा नहीं था। बाईं तरफ गहरी खाइयां थीं और दाईं तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, जिनकी चुप्पी में कोई रहस्य छुपा था। अचानक एक मोड़ पर झटका लगा। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया और बोला, रास्ता थोड़ा फिसलन वाला है, बारिश हुई थी शायद। आलोक ने फौरन पलट कर देखा। मां, पिताजी, आप ठीक है ना? हां बेटा, तू फिक्र मत कर, मुझे तो बचपन से ऐसे रास्तों की आदत है, सुरेश जी बोले। लेकिन गीता जी का चेहरा सफेद पड़ने लगा था। उनकी सांसें धीमी पर गहरी थीं, जैसे हर मोड़ पर वो कुछ खो देने के डर से गुजर रही हों। तभी एक मोड़ पर एक पुराना साइन बोर्ड दिखा, शिमला 50 किलोमीटर। गीता जी की आंखों में हलचल हुई। उन्होंने धीरे से अपनी साड़ी की कोर से पसीना पोंछा। रचना ने मुस्कुराकर कहा, बस मां जी, अब 1-1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। गीता जी ने उसकी तरफ देखा। हां बहू, बस थोड़ा सफर और है। पर उनके भीतर एक और सफर शुरू हो चुका था। गाड़ी शिमला की तरफ बढ़ती जा रही थी। खिड़की से बाहर अब बर्फ की परतें साफ दिखाई देने लगी थीं। कहीं कहीं सड़क किनारे लोग अलाव तापते नजर आते और छोटे छोटे ढाबों पर स्टीम उठती चाय की केतलियां धुंध के बीच झिलमिलाती। पहाड़ों के हर मोड़ पर गाड़ी का झटका और हवा का बदला हुआ रुख। यह सफर सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी किसी गहराई से गुजर रहा था। आलोक बार बार पीछे मुड़कर देखता। सब ठीक है ना मां? गीता जी हल्के से सिर हिलाती। हां बेटा, बिल्कुल ठीक। लेकिन उनके मन की गहराई में अब एक बेचैनी थी। हर ऊंचाई के साथ एक पुराना दृश्य और करीब आता लग रहा था। एक जगह ट्रैफिक थोड़ा रुक गया। ड्राइवर बोला, आगे सड़क पर बर्फ गिरी थी, साफ हो रही है, बस 10 से 15 मिनट लगेंगे। आलोक ने बिस्किट का पैकेट खोला और रचना को थमाते हुए बोला, लो मां, पिताजी को भी दो, और ये चाय बड़ी ठंडी हो गई यार। रचना ने थर्मस से गीता जी के लिए कप में चाय डाली। मां जी, इससे थोड़ी राहत मिलेगी। गीता जी ने चाय ली और खिड़की के बाहर देखा। अब सफेद बर्फ के पीछे से हिमालय की चोटियां झांकने लगी थीं। वही चोटियां जिन्हें कभी सालों पहले उन्होंने देखा था, और एक जिंदगी वहीं कहीं पीछे छूट गई थी। अचानक गाड़ी फिर से चलने लगी। अब रास्ता और भी संकरा और ढलवां था। बर्फ के बीच से कार धीरे धीरे सरक रही थी। मोबाइल नेटवर्क गायब हो चुका था।
करीब 2 घंटे बीत चुके थे। सफर अब चुप हो गया था। हर कोई खिड़की के बाहर देख रहा था, जैसे हर मोड़ पर कोई कहानी छिपी हो। लेकिन उस चुप्पी में गीता जी के मन का शोर बढ़ता जा रहा था। तभी एक ऊंचाई पर पहुंचते ही ड्राइवर ने कहा, सर जी, होटल पाइन क्रेस्ट आ गया। आलोक मुस्कुराया। फाइनली। गाड़ी जैसे ही होटल पोर्च पर रुकी, एक स्टाफ मेंबर जल्दी से आगे आया और दरवाजा खोलते हुए झुककर बोला, वेलकम टू पाइन क्रेस्ट सर। गीता जी धीरे धीरे गाड़ी से नीचे उतरी। रचना ने तुरंत आगे बढ़कर उनका हाथ थामा। आराम से मां जी, जमीन थोड़ी फिसलन भरी है। सुरेश जी ने चारों ओर नजर घुमाई। लकड़ी की बनी छतें, बालकनी पर लगे छोटे छोटे बल्ब और बर्फ से ढकी रेलिंगें, मानो किसी सपनों के घर में दाखिल हो रहे हों। अंदर लॉबी में गर्माहट थी। दीवारों पर पुराने हिमाचली पेंटिंग्स, काउंटर के पास सजे हुए चीड़ा के पेड़ों की छोटी छोटी आकृतियां, पीछे धीमी सी वायलिन की धुन चल रही थी, जो उस पल को और भी सुकून भरा बना रही थी। आलोक रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचा। हेलो, 2 रूम चाहिए, एक मेरे मम्मी पापा के लिए और एक हमारे लिए। अगर मुमकिन हो तो दोनों साथ साथ हों और विंडो व्यू वाले। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल सर, हमारे पास 2 अटैच्ड रूम्स हैं, 105 और 106। विंडो से बर्फीली वादियां दिखती हैं। आप लकी हैं, ये रूम्स आज ही खाली हुए हैं। रचना ने धीमे से कहा, वाह मां जी, इस बार तो मेरा हर सपना पूरा हो रहा है। गीता जी मुस्कुराईं, पर फिर भी उस मुस्कान के पीछे एक चुप्पी छिपी थी। उनकी नजर होटल की सीढ़ियों की तरफ गई। वही लकड़ी की सीढ़ियां जैसी एक बार बरसों पहले उन्होंने देखी थी। सुरेश जी ने उनका कंधा हल्के से छुआ। चलो गीतू, अब कमरे में चलकर थोड़ा आराम करते हैं, सफर भी लंबा था। आलोक ने बैग्स उठवाए। भैया, हमारा सामान 105 और 106 में भिजवा देना और मां पिताजी के लिए कमरे में अदरक वाली गर्म चाय भेज देना। स्टाफ ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। श्योर सर। चारों लोग सीढ़ियों से ऊपर गए। बर्फ अब भी रह रहकर गिर रही थी। कमरे में हीटर की हल्की गर्माहट धीरे धीरे शरीर की थकान को सुलझा रही थी। गीता जी एक कोने की आराम कुर्सी पर बैठ गईं। उनके चेहरे पर सफर की थकान तो थी, लेकिन आंखों में एक पुरानी परत धीरे धीरे उतरने लगी थी, जैसे यह कमरा कोई दरवाजा खोलने वाला हो। तभी रचना खिड़की से देख बोलती है, मां जी, देखिए ना, पूरा शिमला सफेद चादर ओढ़े बैठा है। कितनी ठंडक है, लेकिन कितनी शांति भी। गीता जी मुस्कुराती हैं। हां, सच में बहुत सुंदर है। पहले जब आई थी तब भी कुछ ऐसा ही नजारा था। रचना चौंक कर पूछती है, आप पहले भी आई हैं शिमला? गीता जी तुरंत जवाब देती हैं, हां, बहुत साल पहले, बस एक बार। फिर वह खुद ही बात बदलती हैं, अच्छा चलो, जरा गर्म चाय हो जाए तो और मजा आ जाएगा। उसी वक्त आलोक कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। मां पिताजी, आप अब थोड़ा आराम कर लीजिए, लंबा सफर था और थकावट भी होगी, फिर हम सब डिनर के लिए चलेंगे। सुरेश जी ने चश्मा उतारते हुए मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, थोड़ा लेट कर कमर सीधी कर लो, फिर आराम से चलेंगे, अभी तो वैसे भी भूख नहीं लगी। रचना अभी कप और चाय की ट्रे साइड टेबल पर रख ही रही थी कि तभी आलोक ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, रचना, सूटकेस में मेरे सॉक्स कहां रखे हैं? मुझे तो मिल ही नहीं रहे। गीता जी मुस्कुराईं और बोली, अरे बहू, जा आलोक को सॉक्स निकाल कर दे, नहीं तो ये सारे कपड़े खराब कर देगा। जब तक सब कुछ इनकी नजरों के सामने ना हो तब तक कुछ भी नहीं मिलता इनको। फिर अपने पति की तरफ देख बोली, तेरे ससुर जी भी मुझे ऐसे ही तंग करते थे। रचना हंसते हुए बोली, अभी देती हूं मां जी। फिर अपने पति आलोक को प्यार भरी नजरों से देख बोली, चलो अब। रचना और आलोक के जाते ही गीता जी हल्के से मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखें जैसे कहीं और देख रही थीं। बेटे की हर बात में उन्हें अब कुछ अनमोल सा महसूस होता था, जैसे हर पल को अपनी यादों में संजो लेना चाहती हो। सुरेश जी खुश होते हुए बोले, गीतू, सच में हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, जो भगवान ने हमें रचना जैसी बहू दी है। गीता जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही कहा आपने। और उधर रचना अपने कमरे में गई और झुककर सलीके से सूटकेस में से कपड़े निकालने लगी। यह लो तुम्हारी टी शर्ट,
ट्रैक पैंट और यह रहे तुम्हारे सॉक्स। सब एक साथ रखे थे। तुम्हारी आदत मुझे अच्छे से पता है, सिर्फ मुझे तंग करने के यह सब बहाने हैं। आलोक थोड़ा झेपता हुआ बोला, वैसे भी मैं तुम्हें ना बुलाता तो तुम तो वहीं मां के पास ही बैठी रहती और तुम जानबूझकर मां के पास बैठती हो ना, ताकि मैं तुम्हें हर बार बुलाऊं। रचना मुस्कुराते हुए बोली, हां बिल्कुल, ताकि तुम्हें यह एहसास होता रहे कि तुम अब भी मुझे मिस करते हो। आलोक हंस पड़ा, तुम तो बड़ा प्लानिंग करके प्यार जताती हो। रचना कपड़े साइड टेबल पर रखते हुए बोली, और तुम हमेशा ऐसे नखरे करते हो जैसे तुम्हें कुछ आता ही ना हो। अच्छा बताओ, बाथरूम टॉवल कहां रखा है? आलोक फौरन बोला, वो तो मुझे पता है, बाथरूम के शेल्फ में रखा है। रचना चौंक कर बोली, वाह, आज तो कमाल कर दिया। चलो, ट्रिप का असर शुरू हो गया है। आलोक शरारती अंदाज में बोला, और यह असर तब और बढ़ेगा जब कल हम दोनों साथ में बर्फ में चलेंगे। तुम तैयार रहना। रचना ने हंसते हुए कहा, बर्फ में चलने से पहले तुम्हें खुद से संभलना होगा। पिछली बार सीढ़ियों से फिसले थे, याद है? आलोक हंसते हुए बोला, हां, लेकिन उस दिन तुमने जैसे मुझे थामा था, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, तभी तो शादी कर ली तुमसे। रचना झेपते हुए बोली, अच्छा बस करो अब, जल्दी फ्रेश हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मां पिताजी हमसे पहले नीचे पहुंच जाएं। आलोक मुस्कुराते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। जो हुक्म, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। रचना हंसते हुए सिर हिलाती है और फिर शीशे में खुद को ठीक करने लगती है। कमरे में उस पल हल्की मुस्कान और रिश्तों की मिठास की नमी थी। बाहर की ठंडी हवा के ठीक उलट उनके कमरे में एक अजीब सी गर्माहट थी, और वह थी प्यार की। होटल की लॉबी नरम रोशनी में नहाई हुई थी। दूर से हल्का सा संगीत सुनाई दे रहा था। डाइनिंग हॉल में गर्म खाने की खुशबू हवा में घुली हुई थी। सूप की भाप, तंदूरी रोटियों की महक और मिठाइयों की हल्की मिठास। आलोक, रचना, गीता जी और सुरेश जी एक साथ डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। रचना ने मेन्यू कार्ड उठाया। मां जी, बताइए क्या खाएंगी? यहां का शाही पनीर बहुत फेमस है। गीता जी मुस्कुराई, बहू, जो तुम्हें अच्छा लगे वही मंगवा लो, आज तेरी पसंद चलेगी। सुरेश जी बोले, भाई, मुझे गर्मा गर्म तंदूरी रोटी और दाल मखनी चाहिए, बाकी सब तुम लोग ऑन ऑर्डर कर लो। आलोक ने वेटर को बुलाया और कहा, भैया, एक शाही पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, तंदूरी रोटियां, और हां, मोतीचूर के लड्डू हैं क्या? वेटर मुस्कुराते हुए बोला, जी सर, बिल्कुल। रचना ने झट से कहा, बस वही ले आइए फिर, पिताजी को मीठे के बिना खाना पूरा नहीं लगता। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। गीता जी अपने बेटे और बहू को यूं एक साथ देख रही थीं, जैसे दिल में कोई पुरानी चिंता थोड़ी देर को गायब हो गई हो। आलोक ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा, ट्रिप का पहला दिन शानदार रहा, और अब जब सब साथ हैं तो हर दिन यादगार बनेगा। गीता जी हल्के से सिर हिलाती हैं, हां बेटा, बस यही दुआ है कि हर दिन यूं ही हंसी और साथ से भरा रहे। वेटर थालियां सजाकर लाया। गर्मागर्म खाना सामने आया तो सबके चेहरे खिल उठे। आलोक ने प्लेट में रोटी डालते हुए कहा, मां, पहले आप खाइए, नहीं तो बाद में कहेंगी कि बेटा अपनी बीवी में इतना खो गया कि मां को भूला बैठा। गीता जी हंसते हुए बोली, अरे नहीं बाबा, मैं तो वैसे ही आज तुम्हें इतना खुश देखकर ही तृप्त हो गई हूं। रचना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मां जी, लेकिन खाना तो खाना ही पड़ेगा। देखिए ना, शाही पनीर में काजू और मलाई देखकर ही मुंह में पानी आ गया है। सुरेश जी बोले, चलो फिर शुरू करो सब, वरना खाना ठंडा हो जाएगा और बातें गरम। सब हंस पड़े। थोड़ी देर तक सिर्फ चम्मचों की खनक और खाना चखने की वाह वाह सुनाई देती रही। रचना ने मोतीचूर का लड्डू तोड़ते हुए पूछा, पिताजी, आपको दिल्ली के बाहर का खाना कैसा लग रहा है? सुरेश जी बोले, अगर साथ खाने वाले अपने हों तो खाना कहीं का भी हो, स्वाद तो उसमें अपने आप आ जाता है। गीता जी चुपचाप सबको देख रही थीं। आलोक की मुस्कुराहट, रचना की आंखों की चमक, सब कुछ जैसे एक पूरी तस्वीर थी जिसे उन्होंने बरसों से संजो रखा था। लेकिन उस तस्वीर के कोने में कहीं कुछ धुंधला भी था, एक अंधेरा जो अब लौट रहा था शिमला की उन्हीं पहाड़ियों की तरफ। लेकिन उस पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। कहकों और गर्म फुलकों के बीच
उस राज ने खुद को फिर से खामोश जो कर लिया था। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में लौट चुके थे। बाहर पहाड़ियों पर धुंध धीरे धीरे चढ़ने लगी थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे वह भी कोई राज अपने साथ बहा रही हो। गीता जी खिड़की के पास खड़ी थीं। शिमला की टिमटिमाती लाइट्स दूर पहाड़ियों के बीच बिखरी थीं। उन्होंने धीरे से खिड़की बंद की, जैसे किसी याद को वापस अंदर बुला लिया हो। सुरेश जी ने चादर ओढ़ते हुए कहा, आज तो सफर ने थका दिया, लेकिन दिल को सुकून है कि आलोक और बहू खुश हैं। गीता जी ने सिर हिलाया, लेकिन जवाब नहीं दिया। वह अब भी किसी सोच में डूबी थीं। फिर धीरे से बिस्तर पर बैठ गईं। कुछ देर खामोशी रही। तभी पास की दीवार घड़ी ने टन टन करते हुए 10 बजाने का संकेत दिया। गीता जी ने धीमे से कहा, सुनिए जी, क्या आपको वो रात याद है? यही वक्त था जब हमारी दुनिया अचानक बदल गई थी। सुरेश जी ने तकिए से सिर उठाया। उनकी आंखों में भी वही पुरानी परछाई लौट आई थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हां, और मैं हर रोज दुआ करता हूं कि वह अतीत अब फिर कभी हमारे हाथ से टकराए नहीं। गीता जी ने एक धीमी सांस ली और कमरे की बत्ती बुझा दी। कमरे में अब सिर्फ एक हल्की सी रोशनी रह गई थी और खिड़की के बाहर पहाड़ियों पर चांदनी का साया फैल चुका था। वहीं पास के कमरे में आलोक और रचना चुपचाप मोबाइल पर अगली सुबह की साइट सीन की प्लानिंग देख रहे थे। रचना ने मुस्कुराकर कहा, कल कुफरी चलते हैं ना, बर्फ देखने? उसकी बात सुनकर आलोक बोला, हां, और इस बार मां पिताजी के साथ पूरी बर्फ की दुनिया देखने का मजा अलग ही होगा। दोनों हंसे और अंधेरे में उनकी हंसी थोड़ी देर गूंजती रही, पर शायद उन हंसी के पीछे पहाड़ों की वादियों में कोई पुरानी आवाज लौट रही थी, बहुत धीरे, बहुत गहराई से। सुबह के 6 o'clock बजे थे। खिड़की की पट्टियों के बीच से हल्की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कमरे में उतर रही थी। शिमला की वादियों में रात की ठंड अब भी घुली हुई थी। सांसों से भाप निकल रही थी और दूर पहाड़ियों पर धुंध यूं बैठी थी मानो आसमान जमीन को चुपचाप चूम रहा हो। रचना की आंख खुली तो सबसे पहले उसने खिड़की की तरफ देखा। बर्फ से ढकी चोटियां जैसे सफेद चादर ओढ़े नींद में थीं। पेड़ों की शाखों पर ओस चमक रही थी और पास के देवदार पर बैठा एक पंछी धीमे सुर में गा रहा था। रचना बिस्तर से उठी और धीरे से दरवाजा खोलकर बालकनी में आ खड़ी हुई। सामने पहाड़ों की गोद में बसा शिमला धीरे धीरे जाग रहा था। धुएं की पतली रेखा किसी चूल्हे से ऊपर उठ रही थी। दूर पहाड़ी रास्तों पर कुछ लोकल लोग कंबल ओढ़े चाय की दुकानों की ओर बढ़ रहे थे। नीचे होटल के लॉन में काम करने वाला लड़का फूलों पर पानी छिड़क रहा था और हवा में गुलाब और देवदार की मिली जुली खुशबू घुल रही थी। तभी अंदर से आलोक की आवाज आई, रचना, कहां हो? बाहर इतनी ठंड है, ध्यान रखना जुकाम न हो जाए। रचना मुस्कुराई और अंदर आकर चाय बनाने के लिए कैटल ओनन कर दी। दूसरी ओर गीता जी भी धीरे धीरे आंखें खोल चुकी थीं। उन्होंने खिड़की के बाहर झांका और कुछ पल के लिए वहीं ठहर गईं। उनकी आंखों में पहाड़ों को देखकर एक गहराई लौट आई थी, जैसे कोई पुराना सपना फिर से ताजा हो गया हो। सुरेश जी उठते हुए बोले, चलो गीतू, आज की सुबह को महसूस करो। इतनी खूबसूरत ठंडक है, एक कप अदरक वाली चाय मिल जाए तो क्या बात हो। गीता जी हंस पड़ी, अरे रचना है ना, वो तो बिना कहे ही बना देगी। उसी वक्त रचना ने दरवाजा खटखटाया। मां जी, चाय तैयार है, आइए, बालकनी में बैठकर सब मिलकर पीते हैं। आज का दिन बहुत खास होने वाला है। नाश्ते के बाद सब लोग होटल से बाहर निकले। हवा में ठंडक अब भी थी, लेकिन धूप की हल्की किरणें पुराने बंगलेनुमा मकानों की छतों पर झिलमिला रही थीं। आलोक कैमरा लिए सबसे आगे था। चलो चलो, यहां की फोटो ना ली तो क्या किया। सुरेश जी और गीता जी साथ साथ धीरे धीरे चल रहे थे। रचना कभी गीता जी का दुपट्टा संभालती तो कभी पेड़ों की ओर इशारा कर कहती, मां जी देखिए ना, यह चीड़ के पेड़ कितने ऊंचे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान तक चले गए हों। गीता जी मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखें बार बार इधर उधर कुछ तलाश रही थीं। एक मोड़ पर एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी थी। उस पर बोर्ड टंगा था, फोटो पॉइंट सिंस 1987। अचानक गीता जी वहीं ठिठक गईं। उनके चेहरे पर अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उन्होंने बोर्ड को देखा और फिर झोपड़ी की दीवार को ध्यान से निहारने लगी।
वहीं एक बूढ़ा फोटोग्राफर बैठा था, जिसने उन्हें देखते ही चौंक कर कहा, अरे आप तो बहुत साल पहले। गीता जी घबरा गईं। उनका हाथ कांपने लगा। उन्होंने फौरन मुड़कर सुरेश जी का हाथ थाम लिया। सुरेश जी समझ गए और तुरंत बोले, हमें आगे चलना चाहिए। रचना ने पीछे से पूछा, क्या हुआ मां जी, सब ठीक है ना? गीता जी जबरन मुस्कुराईं। हां बहू, कुछ नहीं, बस अचानक थोड़ा चक्कर सा आया। यह हवा बहुत तेज है ना। सब आगे बढ़ गए, लेकिन बूढ़ा फोटोग्राफर अब भी उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में जैसे कोई भूला चेहरा फिर से ताजा हो गया हो। होटल लौटने के बाद रचना गीता जी को उनके कमरे तक ले गई। गीता जी बिस्तर पर बैठी ही थीं कि रचना ने उनके सिर पर हाथ रखा। मां जी, थोड़ा आराम कर लीजिए, शायद मौसम का असर है। गीता जी मुस्कुराईं। हां बेटा, तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूं। रचना पानी लेने के लिए मुड़ी। तभी उसकी नजर बैग में रखी एक पुरानी डायरी पर गई। वो वही थी जिसमें कुछ दिन पहले उसने वह लाल लिफाफा देखा था। रचना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तभी गीता जी की आवाज आई, रचना बेटा, जरा पिताजी को बोल दे मेरी दवा दे दें। रचना चौंकी। जी मां जी, अभी कहती हूं। वो डायरी की ओर एक नजर डालते हुए बाहर निकल गई, लेकिन उसके दिल में अब सवाल था, क्या उस डायरी में कुछ ऐसा है जो सालों से दबा हुआ है? कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। सुरेश जी खिड़की के पास रखी आराम कुर्सी पर बैठे थे और सामने की पहाड़ियों को निहार रहे थे। पास ही बिस्तर पर गीता जी लेटी हुई थीं। आंखें मूंद ली थीं, लेकिन चेहरे पर डर की हल्की परछाई साफ छलक रही थी। तभी दरवाजा खुला। आलोक मुस्कुराता हुआ अंदर आया और बोला, मां, पिताजी, आप दोनों आराम कीजिए, मैं और रचना पास ही जा रहे हैं, थोड़ा मौसम का मजा लेने। यहां की ठंडी हवा और वह सामने की वादियां सब कुछ देखने लायक है। सुरेश जी ने गर्दन घुमाकर कहा, हां बेटा, जाओ और जरा इस शहर की खूबसूरती को महसूस करो। तभी गीता जी धीरे से उठी और चिंता भरे स्वर में बोली, लेकिन बेटा, बहुत आगे मत चले जाना। ये पहाड़ियां जितनी सुंदर लगती हैं, उतनी ही खतरनाक भी हैं। आलोक ने मां की ओर झुककर मुस्कुराते हुए कहा, मां, आप तो बस चिंता करती रहती हो, हम पास ही जाएंगे और जल्दी ही लौट आएंगे। आलोक और रचना दोनों होटल से बाहर निकल गए। शिमला की सड़कों पर चलते हुए बर्फ की हल्की हल्की परतें रास्ते के दोनों ओर जमी हुई थीं। चारों तरफ से आती ठंडी हवा और हिलती हुई देवदार की टहनियां, मानो कोई पुरानी कहानी फुसफुसा रही हो। आलोक कुछ बोलता, उससे पहले ही रचना धीमे स्वर में बोली, आलोक, मुझे आपसे कुछ कहना है, पर प्लीज मजाक मत उड़ाना। आलोक ने हैरानी से देखा, अब तुम फिर कोई भूत प्रेत वाली कहानी तो नहीं ले आई? रचना हल्के से मुस्कुराई और बोली, नहीं, मां जी के पास एक डायरी है, बहुत पुरानी। कुछ दिन पहले मैंने देखा था, उसमें एक लाल लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, शिमला 1987, सिर्फ हमारे बीच का एक राज। आलोक हंसते हुए बोला, और तुमने उस लिफाफे से एक नई थ्रिलर स्टोरी बना ली? रचना अब थोड़ी गंभीर हो गई। आलोक, मां उस डायरी को बहुत सहेज कर रखती है, और 1987, मेरा मतलब आपका जन्म भी तो 1987 में हुआ था ना? आलोक ने झुंझलाते हुए कहा, तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरी मां के पास कोई राज है? अच्छा खासा मूड बनाया था घूमने का, और तुम अपनी स्टोरी स्क्रिप्ट ले बैठी। रचना समझ चुकी थी, अभी कोई भी बात करना ठीक नहीं। फिर उसने बात संभाली, ठीक है मेरे प्यारे पतिदेव, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। आलोक मुस्कुराया, उसका हाथ थामते हुए बोला, बस यही चाहिए था। अब चलो वहां सामने वाला कॉफी पॉइंट ट्राई करते हैं। आलोक और रचना पास की ढलान से नीचे उतरते हुए उस छोटे से हिल कॉफी कैफे तक पहुंचे। सामने लकड़ी की खूबसूरत टेबलें बर्फ से ढकी घाटी की ओर खुलती थीं। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन उनमें उत्साह भरा हुआ था। कैफे की वेट्रेस ने गर्मागर्म कॉफी और आलू पराठों की प्लेट टेबल पर रखी। रचना ने कप उठाया और बाहर के नजारे में खोते हुए कहा, पता है आलोक, इतनी सर्दी में इतनी गर्म कॉफी किसी जादू से कम नहीं लगती। आलोक ने भी चुस्की लेते हुए सिर हिलाया, और तुम जरा अपनी थ्रिलर स्क्रिप्ट से बाहर निकलो तो सच में इस मौसम का मजा आ सकता है। आलोक की बात सुन रचना मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगा।
हल्की धुंध घनी होने लगी थी। पास की एक लोकल महिला जो ऊनी स्वेटर बेच रही थी धीरे से बोली, बाबूजी ज्यादा ऊपर मत जाना, आज बादल पहाड़ों पर तेजी से उतर रहे हैं। समाचार में भी अलर्ट आया हुआ है, दोपहर तक बर्फबारी भारी हो सकती है। आलोक ने रचना की तरफ देखा, तो फिर क्यों ना हम बस सामने के उस व्हाइट वैली तक चलें। होटल से ज्यादा दूर भी नहीं है और अगर कुछ हुआ तो जल्दी लौट सकते हैं। रचना थोड़ी हिचकी लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन वादा करो कि अगर मौसम बदला तो तुरंत लौटेंगे। आलोक ने उसकी उंगलियां थाम ली। वादा, अब चलो। आसमान में काले बादलों ने डेरा जमा लिया था। ठंडी हवाएं और हल्की बर्फबारी अब तेज होती जा रही थी। होटल के रिसेप्शन से बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी, ध्यान दें, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। शिमला के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी की आशंका है। कृपया पर्यटक ऊंचाई की ओर ना जाएं। पर इन अनाउंसमेंट के बावजूद आलोक और रचना को मौसम का वो रूप बहुत लुभा रहा था। दोनों होटल से थोड़ी दूरी पर बनी एक ऊंची पहाड़ी की ओर निकल पड़े थे और वहीं होटल की खिड़की से गीता जी पर्दे को हल्का हटाकर बाहर देख रही थीं। उनकी आंखों में बेचैनी थी, उनकी सांसें अनजाने डर से थमी सी लग रही थीं। उन्होंने धीमे स्वर में सुरेश जी से पूछा, कहीं ज्यादा दूर तो नहीं निकल गए ये दोनों? देखो, मौसम की चाल अच्छी नहीं लग रही। सुरेश जी ने अखबार नीचे रखा और उन्हें आश्वासन दिया, अरे गीतू, फिक्र मत कर, दोनों बड़े हैं, समझदार हैं, थोड़ी ही देर में लौट आएंगे, तू बस आराम कर। लेकिन गीता जी का दिल अब भी बेचैन था। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी एक ही दुआ है, मेरी संतान को कोई आंच ना आए, बस सब कुशल रहे। घड़ी की सुइयां सरकती जा रही थीं और आलोक रचना को गए हुए काफी समय बीत चुका था। बाहर शाम गहराने लगी थी। अंधेरे के साथ बर्फबारी भी तेज होती जा रही थी। इसी बीच टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी चली, शिमला में बर्फीले तूफान की चेतावनी। शिमला के ऊपरी कुछ इलाकों में अचानक हिमस्खलन हुआ है। कुछ पर्यटकों के फंसे होने की आशंका। बर्फबारी के कारण रास्ते बंद। गीता जी के हाथ कांप गए, उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में सुरेश जी को पुकारा, सुनिए आलोक के पापा, जरा देखो ये खबर। ये तो वही इलाका है जहां आलोक और रचना गए थे। सुरेश जी ने तुरंत रिसेप्शन पर कॉल किया, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। गीता जी अब खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने जल्दी से अपनी ऊनी शॉल ओढ़ी और दरवाजे की ओर बढ़ी। सुरेश जी ने उनका हाथ थाम लिया। तू कहां जा रही है गीतू? गीता जी की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोली, एक बार फिर नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं खो सकती, इस बार नहीं। सुरेश जी हक्के बक्के थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, गीतू, तू इतने सालों पुरानी बात को क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आ जाएंगे। लेकिन गीता जी के पैरों के नीचे की जमीन जैसे कांप गई। बरसों से जो सच उन्होंने दिल में दबा रखा था, आज उसकी आवाज उनके दिल से निकलकर आंखों में उतर आई थी। मैं अपने बेटे अमित को एक बार खो चुकी हूं, अब आलोक और अपनी बहू को नहीं खो सकती। सुरेश जी एक पल को निशब्द रह गए। उनकी आंखों में भी डर की परछाइयां गहराने लगी थीं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तूने अमित का नाम लिया इतने सालों बाद? लेकिन गीता जी बिना जवाब दिए जैसे ही जाने लगी, सुरेश जी ने कहा, शांत हो जा गीतू, हम अभी निकलते हैं, कुछ नहीं होगा, बस भगवान पर भरोसा रख। वे दोनों तेजी से लॉबी की ओर भागे। रिसेप्शन पर पहुंचे ही थे कि वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट बोली, सर, मौसम बहुत खराब है, वहां जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन गीता जी अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं थीं। उन्होंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे बेटे और बहू को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, प्लीज हमें जाने दो। सुरेश जी ने रिसेप्शनिस्ट की आंखों में आंखें डालकर कहा, हम वहां जा रहे हैं, चाहे जो हो, बस एक गाड़ी दिलवा दो। रिसेप्शनिस्ट ने उनके लिए एक गाड़ी की व्यवस्था कर दी। गीता जी अब भी बुदबुदा रही थीं, भगवान बस मेरे बच्चों को सलामत रखना। दोस्तों, गीता जी बस दौड़ पड़ी उन सफेद वादियों की ओर जहां बर्फ गिर रही थी और शायद किस्मत एक बार फिर उनसे एक मां की परीक्षा लेने जा रही थी।
अंधेरों में वादियां अपनी सफेद चादर ताने थीं। गाड़ी उतनी दूर तक जा सकी जहां सड़क पूरी तरह बंद हो गई थी। बर्फ की मोटी परत ने हर कोने को स्पर्श कर लिया था। तभी ड्राइवर ने कहा, मैडम, यहां से आगे बहुत खतरा है, गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती, वापस चलते हैं। गीता जी गाड़ी से उतरी और आगे जाने लगी। तभी सुरेश जी ने तेजी से गीता जी का हाथ पकड़ा और बोले, शालू रुक जाओ, ठंड बहुत है, सिर तक चुभ रही है। लेकिन गीता जी ने ठंडी हवा में भी कांपती आवाज में कहा, मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगी, मेरा बेटा और बहू वहीं फंसे हैं, मुझे उन्हें बचाना है। उनकी आंखों में एक टूटा जज्बा चमक उठा जो बरसों छुपा था। उन्होंने ऊनी शॉल कसकर गर्दन तक ओढ़ ली और कदम बढ़ाया। एक एक कदम बर्फ को चीर कर वह आगे बढ़ती गईं। सांसें फूलने लगीं, पर दिल की धड़कन ने उन्हें धकेला। बर्फ अब घुटनों तक चढ़ चुकी थी। हवाएं इतनी तेज थीं कि सामने देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। हर तरफ सफेदी ही सफेदी थी। कभी घना कुहासा, कभी बर्फ के गुब्बार और हर कुछ मिनटों में गिरती बर्फ की छोटी छोटी चट्टानें जो किसी पेड़ की शाखा से टूटती या पहाड़ी से ढुलकती। गीता जी के पैर ढंसते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी चाल धीमी नहीं की। पीछे से सुरेश जी की आवाज आई, गीतू वापस आ जाओ, रास्ता और खराब हो रहा है। लेकिन गीता जी की आंखों के सामने अब सिर्फ एक ही छवि थी, उसका बेटा और बहू जो कहीं इस बर्फ के तूफान में फंसे थे। हर कदम पर बर्फ का दबाव था, सांसें तेज हो रही थीं और हाथ पैर सुन्न होते जा रहे थे। लेकिन दिल की गर्मी वो ठंडी हवाओं को भी मात दे रही थी। अंधेरा धीरे धीरे और ज्यादा गिरने लगा था। तभी दूर से आती सायरन की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी। एक अफसर ने लाउडर से कहा, टीमें इधर स्कैन करो, इस तरफ लोकेशन मिली है। फावड़े चलने लगे। कैमरे लगे डंडों से बर्फ की परतें हटाई जाने लगी। रेस्क्यू टीम के फावड़े अब धीमे हो चले थे। एक अफसर वायरलेस पर बोला, सर इस तरफ कुछ नहीं मिला, सब जगह स्कैन कर लिया है, टीम हट सकती है। एक और ने सिर हिलाया, लगता है यहां कोई नहीं है। गीता जी पत्थर सी वहीं खड़ी थीं। उनकी आंखें बार बार बर्फ की सतह को देख रही थीं, मानो कुछ महसूस कर रही हों। उनकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, यह जगह। तभी उनकी निगाह एक कोने पर पड़ी। बर्फ की सतह पर से एक हल्की सी उंगली की नोक बाहर झांक रही थी, साथ में एक कपड़े का किनारा, शायद जैकेट का। गीता जी की रूह कांप गई। अमित, वो जोर से चीखी, अमित मेरा बच्चा, कोई है, कोई बचाओ, यहां कोई है। रेस्क्यू टीम के जवान रुक गए। एक ने कहा, मैडम आप पीछे हटिए, वहां कुछ नहीं है। नहीं, गीता जी ने फावड़ा छीनकर खुद बर्फ हटानी शुरू कर दी। मैं मां हूं, मेरी आत्मा कहती है, मेरा बच्चा यहीं है। उनकी आवाज में ऐसा दर्द था कि जवान खुद बर्फ हटाने लगे और चंद मिनटों बाद सचमुच दो जिस्म सुन्न पड़े, बर्फ की तहों में जमे पर जिंदा मिल गए। सर, दो लोग जीवित हैं, चीख पड़ी टीम। एक ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला, आलोक और रचना। गीता जी दौड़ती हुई आई। आलोक! आलोक की आंखें खुली। उसने कांपते हुए कहा, मां, आपने मुझे अमित क्यों कहा? गीता जी की आंखों से आंसू बह निकले, कुछ कह नहीं पाई। पीछे से सुरेश जी भी दौड़ते हुए पहुंचे। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, तू सही सलामत है। तभी टीम का एक अफसर बोला, जहां एक मां का यकीन हो वहां हमारी मशीनें भी धोखा खा जाती हैं। गीता जी अब भी आलोक को देख रही थीं, पर उनकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, वो राजश्रु जो 1987 से बर्फ में दबा था, अब शब्दों की बर्फ में पिघलाने को तैयार था। होटल की लॉबी में हल्की गहमा गहमी थी। रेस्क्यू टीम के कुछ सदस्य थके हारे लेकिन संतुष्ट नजर आ रहे थे। डॉक्टर ने आलोक और रचना को चेक किया और फिर मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है, पर थोड़ी थकावट है, आराम जरूरी है। आलोक एक कुर्सी पर बैठा अपनी सांसें समेट रहा था। उसके चेहरे पर अब भी सवाल थे, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह बार बार अपनी मां की तरफ देखता, फिर खुद को रोक लेता। गीता जी सोफे पर बैठी थीं, चुप, थकी हुई, लेकिन जैसे भीतर से कुछ टूटने से बच गया हो। डॉक्टर ने जब उन्हें थोड़ी देर आराम करने को कहा तो रचना ने धीरे से उनका हाथ थामा। तभी सुरेश जी पास आए और गीता जी की पीठ पर हाथ रखा। चलो गीतू, आखिर आज तूने अपने बेटे को बचा ही लिया।
अब थोड़ा आराम कर। गीता जी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे उठी और फिर एक नजर आलोक और रचना की तरफ देखा, फिर अपने कमरे में चली गईं। रचना और आलोक भी अब अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रात गहराई हुई थी। होटल के बाहर की वादियां सर्द हवाओं में लिपटी थीं। कमरे की खिड़की पर बर्फ की परत जम चुकी थी, लेकिन आलोक की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसका मन जाने क्यों बेचैन था। शायद आज की बर्फबारी, मां की तबीयत या फिर रचना की कही वह बात। 1987 का लाल लिफाफा। तभी दरवाजे पर एक धीमी नोक हुई। आलोक उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। सामने गीता जी और सुरेश जी खड़े थे। गीता जी की आंखों में कुछ कह देने वाली बेचैनी थी और सुरेश जी की आंखों में एक गहराई, जैसे आज कोई बहुत भारी बोझ हल्का होने वाला था। आलोक ने तुरंत दरवाजा पूरा खोला। अरे मां, पिताजी, इतनी रात को सब ठीक है ना? गीता जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। सब ठीक है बेटा, बस आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आलोक थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उनका हाथ थाम कर बोला, आइए ना, अंदर बैठिए। वे दोनों कमरे में दाखिल हुए। गीता जी धीरे धीरे बिस्तर के पास बैठ गईं। सुरेश जी पास में कुर्सी खींचकर बैठ गए। रचना अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। गीता जी की आवाज कांप रही थी, लेकिन वह अब सब कह देना चाहती थी। आलोक बेटा, जो मैं अब बताने जा रही हूं वो सिर्फ एक सच्चाई नहीं, मेरी आत्मा की सबसे गहरी दरार है। आलोक चुपचाप मां की आंखों में देख रहा था। गीता जी ने गहरी सांस ली। 1987 में जब हम शिमला आए थे, हम 3 थे, मैं, तुम्हारे पिताजी और हमारा 1 साल का बेटा अमित। यह नाम सुनते ही आलोक की आंखें फैल गईं। वह हैरानी से बोला, अमित? गीता जी की आंखें डबडबा गईं। हां बेटा, वो हमारा पहला बच्चा था, फूल सा मासूम जिसे हमने बड़ी दुआओं से पाया था। लेकिन उसी साल शिमला में ऐसा भयानक बर्फीला तूफान आया जिसमें हम बिछड़ गए। गीता जी की आंखों से अब आंसू बहे जा रहे थे। फिर वह बोली, हमारी गोद सूनी हो गई। हमारा अमित उस बर्फ में कहीं खो गया। हमने उसे बहुत ढूंढा, हफ्तों तक इन बर्फ की वादियों में, हर अस्पताल, हर राहत कैंप, हर कोना, लेकिन वो नहीं मिला। आलोक की आंखें अब पूरी तरह भर चुकी थीं आंसुओं से। सुरेश जी ने भी आंखें पोंछते हुए कहा, हम टूट चुके थे बेटा, हमारी दुनिया उजड़ गई थी। गीता जी ने कांपती उंगलियों से आलोक का चेहरा छुआ और फिर बोली, एक अस्पताल में एक औरत थी जिसका नाम मधु था, जिसकी सांसें टूट रही थीं। उसकी गोद में एक बच्चा था। उसने बस इतना कहा, इसे मां का प्यार देना और यह सच कभी न बताना। उसने हमें एक लाल लिफाफा दिया और हमेशा के लिए चली गई। और वह बच्चा कोई और नहीं, तुम हो। फिर गीता जी ने, जिसे बरसों से संभाल कर रखा गया था, कांपते हाथों से आलोक की ओर बढ़ाया। यह रहा वह लिफाफा जो तुम्हारी मां ने आखिरी सांसों में हमें दिया था। उसने कहा था, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए और जब वह सच्चाई को समझने लायक हो जाए, तब उसे यह देना। बस कहना कि उसकी मां उसे बहुत प्यार करती थी और यह उसकी आखिरी निशानी है। गीता जी की आवाज भर्रा गई। आलोक स्तब्ध था। उसने वही लाल लिफाफा हाथ में लिया, वही जिसका जिक्र रचना कर चुकी थी, जिस पर लिखा था, शिमला 1987, सिर्फ हमारे बीच का एक राज। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। भीतर एक छोटा सा मखमली रुमाल था जिसमें लिपटा हुआ था एक छोटा सा सोने का लॉकेट। आलोक ने लॉकेट निकाला और जैसे ही उसे खोला, एक छोटी सी धुंधली तस्वीर, एक औरत की जिसने एक नवजात बच्चे को गोद में लिया हुआ था। आलोक के हाथ कांप उठे। उसकी आंखें तस्वीर से हट ही नहीं रही थीं। यह मेरी मां है? उसने धीमे से पूछा। गीता जी ने सिर झुकाकर हां में जवाब दिया। और यह मैं? सुरेश जी ने आगे बढ़कर उसका कंधा थामा। हां बेटा, तू ही है, इस तस्वीर में भी और हमारे दिल में भी। आलोक ने लॉकेट को सीने से लगा लिया। कमरे में भावनाओं का सैलाब बह रहा था। आलोक की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सामने उसकी मां, जिसने उसे जन्म नहीं दिया लेकिन हर दर्द को अपने आंचल में समेटकर उसे बड़ा किया, और उसके पिता, जिन्होंने अपनी पहचान से उसे कभी अलग महसूस नहीं होने दिया। सुरेश जी ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, जिस दिन तू हमारी जिंदगी में आया, उसी दिन गीतू ने मेरा हाथ थाम कर कहा था,
अब हम अपना कोई और बच्चा नहीं करेंगे, यह बच्चा ही अब हमारा सब कुछ है, और तब से आज तक तू ही हमारा जीवन है। गीता जी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब कोई बोझ नहीं था, बस एक मां का निस्वार्थ प्रेम था। आलोक की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से जमीन पर बैठते हुए गीता जी के पांव पकड़ लिए और भर्राई आवाज में बोला, मैं कितना खुशनसीब हूं जो मुझे आप जैसे मां बाप मिले। गीता जी ने कांपते हाथों से उसका चेहरा थामा और अपनी ममता से भीगी मुस्कान के साथ कहा, तू हमेशा हमारा था और हमेशा रहेगा। इसी दौरान कमरे से धीमे धीमे सिसकियों की आवाज आई। सबकी नजरें वहां गईं। रचना, जो वहीं सो गई थी, अब तक चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखें भी नम थीं। वो धीरे धीरे उठी, आंखें पोंछते हुए पास आई और गीता जी के हाथ थाम लिए। मां जी, वो रुंधे गले से बोली, अब मुझे आपकी हर वो चुप्पी समझ में आ रही है। आपने जो किया वो सिर्फ एक मां ही कर सकती है। गीता जी ने रचना को गले से लगा लिया। सबकी आंखें नम थीं, लेकिन उस कमरे में अब कोई राज नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी और सच्चे रिश्ते। सुबह की हल्की धूप बर्फ पर पड़ते ही एक चमक सी बिखर गई थी। होटल के बाहर टैक्सी तैयार खड़ी थी। सूटकेस लादे जा चुके थे। आलोक ने एक आखिरी बार होटल की बालकनी से पहाड़ों की तरफ देखा और फिर नीचे आ गया। गीता जी और सुरेश जी अब शांत और हल्के से लग रहे थे, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो चुके हों। रचना ने धीरे से मां जी का हाथ थामा और बोली, मां, अब हम सब घर चलें। गीता जी मुस्कुराईं। हां बहू, अब वक्त है उस घर को फिर से रोशन करने का, सच्चाई के उजाले से। टैक्सी चल पड़ी। पहाड़ पीछे छूटने लगे, लेकिन उन वादियों ने इस परिवार की एक बिछड़ी कहानी को जोड़ दिया था। आलोक ने मां पिताजी की तरफ देखा और फिर मन ही मन बोला, अब से हर दिन हर रिश्ते को और संजोऊंगा, अब कुछ अधूरा नहीं रहेगा। दिल्ली की तरफ बढ़ती गाड़ी में बैठा यह परिवार अब पहले जैसा नहीं था। अब इन सबके दिलों के बीच कोई राज नहीं था, सिर्फ एक भरोसा और एक अटूट रिश्ता। कभी कभी जिंदगी के सबसे मुश्किल सफर हमें सबसे खूबसूरत मोड़ तक ले जाते हैं। दोस्तों, एक मां का प्यार बिना शर्त, बिना सवाल और बिना थमे बहता रहता है, ठीक उस बर्फ की तरह जो चाहे जितनी ठंडी हो, भीतर से सिर्फ नरम होती है। कभी कभी जिंदगी में कुछ राज सिर्फ इसलिए छुपाए जाते हैं ताकि किसी मासूम की हंसी बची रहे, लेकिन जब वे राज सामने आते हैं तो सिर्फ दर्द नहीं देते, बल्कि रिश्तों को और मजबूत बना जाते हैं। मां सिर्फ जन्म नहीं देती, वह किसी का जीवन भी बना सकती है, और जो मां दिल से अपनाती है उसका प्यार सगे खून से भी गहरा होता है। प्यारे साथियों, जीवन कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सच और संबंध आमने सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज की यह कहानी हमें सिखाती है कि रक्त से नहीं बल्कि भावनाओं से रिश्ते बनते हैं। आलोक का जन्म भले ही गीता जी की कोख से नहीं हुआ, लेकिन उसके हर आंसू में गीता जी का आंचल भीगा था। हर बुखार में उनका हाथ उसके माथे पर था, हर डर में उनका स्नेह उसकी ढाल बना। आज जब एक पुराना लिफाफा खुला तो साथ ही खुला एक बंद दरवाजा, जिसके पीछे छिपा था एक मां का अधूरा अतीत, एक पिता की खामोशी और एक बेटे की पहचान। लेकिन उस पहचान ने किसी को तोड़ा नहीं, बल्कि सभी को और मजबूत बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, वह जब प्रेम के साथ स्वीकार किया जाए तो वह केवल आंखों से आंसू नहीं निकालता, दिलों को जोड़ भी देता है। गीता जी ने अपने जीवन में जो खोया वो कभी वापस नहीं आया, पर जो पाया वो उन्होंने दिल से अपनाया। रचना, जो एक बहू थी, आज एक बेटी बनकर गीता जी की गोद में समा गई, और आलोक, जिसे आज उसकी असली सच्चाई पता चली, वह न केवल बेटा बना रहा बल्कि और भी ज्यादा दृढ़, समझदार और प्यार करने वाला बेटा बन गया। जीवन में बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं जहां कुछ बातें छुपा ली जाती हैं, कभी किसी को टूटने से बचाने के लिए तो कभी किसी मासूम को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन जब वे बातें सामने आती हैं तो वे केवल भूतकाल की कहानी नहीं होती, बल्कि भविष्य को रोशन करने वाली सीख होती हैं। मां बनना सिर्फ जन्म देने से नहीं होता, मां वो होती है जो बिना शर्त अपनाती है, हर घाव को सीने से लगाकर भर देती है। और ऐसा ही रिश्ता था गीता जी और आलोक का।
तो प्यारे साथियों, इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि रिश्ते खून से नहीं, कर्म और करुणा से बनते हैं। सच्चाई देर से सही, लेकिन जब सामने आती है तो कई टूटे मनों को जोड़ जाती है। और सबसे बढ़कर एक मां का प्यार कभी सीमित नहीं होता। वो उस बर्फ की तरह है जो बाहर से ठंडी पर अंदर से सिर्फ और सिर्फ मुलायम होती है। आज एक लाल लिफाफा खोला गया और उसके साथ खुला एक दिल जो पहले भी प्यार करता था, पर अब और भी गहराई से। यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं, यह हर उस मां बाप की कहानी है जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, चुपचाप, बिना शोर, बिना श्रेय, बस इसलिए क्योंकि वे मां बाप हैं। धन्यवाद साथियों, इस कहानी के सफर में हमारे साथ रहने के लिए। यदि इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ साझा कीजिए जो रिश्तों की सच्चाई को समझता है, या शायद जिसे यह कहानी समझा जाए। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।